पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको दिखाते चले कि लगातार कल आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर में ये अहम दौरा माना जा रहा है। कल उधमपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दौरे को लेकर खास तैयारियां मुकम्मल तरीके से पूरी कर ली गई हैं। जिला उधमपुर प्रशासन ने यहाँ आप देखिए नो फ्लाई जोन इसे घोषित कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ पीएम मोदी की 10 साल की ये अब तीसरी रैली मानी जा रही है। लेकिन कल उधमपुर दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे और चुनावी रैली के आधार पर ये दूसरी चुनावी रैली यहां पर मानी जा रही है। 28 नवंबर 2014 को पहली बार यहां पहुंचे थे और रैली यहां पर हुई थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से मोदी ग्राउंड पे लगातार काम जो है वो किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और उस बीच में यहां कल जब अपना संबोधन देते हैं तो किस तरह से आम जनता के सामने अपनी बातों को रखा जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों को लेकर उपलब्धियां लगातार गिनवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। और अब यहां उधमपुर सीट पर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में राज्य मंत्री भी हैं, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर प्रचार जो है वो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कल देखना ये होगा कि किस तरह से हुजूम की तादाद में लोग यहाँ पर उमड़ते हैं, क्योंकि लगभग 2 लाख लोग पहुंचने की संभावना जरूर जताई जा रही है, संवाददाता की तरफ से ये बताया गया है। लेकिन रैली स्थल की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो टीवी स्क्रीन पर आपके कि किस तरह से जिला उधमपुर के अंदर मोदी ग्राउंड में ये पूरी तैयारियां मुकम्मल तरीके से पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी चाक चौबंद रख दी गई है और साथ ही साथ हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी तैयारियां, और उस बीच में कल जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो किस तरह से ये बड़ा ऐलान और बड़ा संबोधन यहां पर होगा, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। तो चलिए पैनल की ओर चलेंगे। इस वक्त बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया है, बहुत बहुत स्वागत आपके जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जगदीप जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। और डीपीएपी पार्टी से हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए अभिजीत, आप ही के पास आएंगे। जिस तरह से कल एक बड़ी रैली है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है और इस बीच में महंगाई का दौर भी, क्योंकि राहुल गांधी को भी आज आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने भी बयानबाजी की है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो रैली होने जा रही है ये ऑब्वियसली इसी संदर्भ में हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का कुछ करिश्मा ऐसा है कि सभी लोग उनको देखना चाहते हैं, सभी लोग उसके लिए उत्सुक हैं। इसीलिए कल एक बहुत बड़ा जन समूह उमड़ने वाला है उधमपुर के अंदर, और मैं भी सभी से अपील करूंगा कि कल सब के सब वहां पर आके माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो वक्तव्य है उनको सुने और हर एक चीज़ को बात को वहाँ पर जो रखा जाएगा। और रही बात जो बेरोजगारी की बात कर रही है जो पॉलिटिकल पार्टी, इस समय पूरे हिंदुस्तान में एक ही बेरोजगारी है जो चरम सीमा पर है, वो है अपोजिशन की बेरोजगारी। अब अपोजिशन की बेरोजगारी का कारण ये अपोजिशन खुद ही है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लूट खसूट का दौर पिछले इतने सदियों से, इस इतने दशकों से इस देश के अंदर बचा के रखा, उसके फलस्वरूप आज ये अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। जब दूसरी बातों की करें, हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो जो रिकॉर्ड तोड़ एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी गई है वो आज तक इतिहास में नहीं दी गई। क्योंकि अभिजीत, जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है, जाहिर तौर पर 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर वो बात कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर उनकी तरफ से ये भी बड़ा ऐलान किया गया है कि गरीब परिवार से जितनी भी महिलाएं हैं 1 लाख रुपया उन्हें भी दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस का क्या जाएगा। 2014 में कांग्रेस ने जब अपना ये घोषणा पत्र दिया था तो उसके बाद भी क्या हुआ उनको पता है। 2019 के घोषणा पत्र को भी क्या हुआ आपके सामने है। तो अब जो 2024 में भी देने जा रहे हैं, कांग्रेस को भली भांति पता है कि हमारा ये घोषणा पत्र उसी कूड़े के ढेर में जाएगा जिसमें पिछले 2 घोषणा पत्र दिए गए हैं। इसीलिए ये सब कुछ जो करके दिखा रहे हैं आपके सामने ही है। रही बात, अगर ये इनकी बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पिछले 50-60 सालों के अंदर उतने गरीब कभी भी गरीबी रेखा से उठकर ऊपर नहीं आए जो पिछले 10 सालों के अंदर आए हैं। 25 करोड़ की जनता, 25 करोड़ से जो लोग हैं गरीबी रेखा से उठकर, नीति आयोग का डाटा है, ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रहा है। कांग्रेस हमें बताए जरा, तो कहते हैं कि नीति आयोग का डाटा मानते ही नहीं। देखिए, कांग्रेस तो किसी को भी नहीं मानती, कांग्रेस को तो देश को भी कभी नहीं मानती थी। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो सुप्रीम कोर्ट के किसी किए हुए फैसले को नहीं मानते थे। इनके खुद के पार्टी के जो युवराज है, इन्हीं के पार्टी के किए हुए फैसलों को या किसी भी चिट को या किसी भी पेपर को लोगों के सामने फाड़ दिया करते थे। कांग्रेस किसी को नहीं मानती है, इसी तरह से पूरा देश भी कांग्रेस को नहीं मानता है। तभी तो देखिए 3 डिजिट की पार्टी 2 डिजिट में और अब आर्यभट्ट के शून्य को सलामी देने जा रही को है। लेकर वो घेर रही है लगातार, भ्रष्टाचार को लेकर भी घेर रही है, ईडी सीबीआई को लेकर भी लगातार घेर रही है। देखिए आयशा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की पार्टी की जो ये बात करती है, तो उस समय तो इनके राहुल गांधी जी ने जब इनको मना किया था तो उसके बाद इन्होंने क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड को यूज किया, ये भी ना करते अगर इनको इतना ही था।
तो इन्होंने उसको यूज किया कि नहीं किया? ईडी सीबीआई की जो पार्टी की बात करती है, तो स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने उस समय सीबीआई तो भेजी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पर, तो क्या निकला था? 63 रुपए, 4 धोतियां और 2 अंडरशर्ट्स। तो जो हाथ कंगन को आरसी का, इनके पास तो आज सीबीईडी अगर जाती है तो इनके पास से 363 करोड़ रुपया भी ताजा 2 महीने 3 महीने पहले झारखंड से लेकिन पकड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का जो पैसा है वो निकाल कर भ्रष्टाचार का जो पैसा था वो आप ही लोगों में बांट रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उस बीच में कह रही है कि जिन लोगों को भ्रष्टाचार के बीच में लिप्त पाया जाता है उसके बाद वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस तो कम से कम भ्रष्टाचार की बात तो ना ही करे। देश आजाद होने से लेकर आज तक जिस पार्टी का अभी भी 363 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा हूं, जब एक आम आदमी, एक रेडी वाला, फड़ी वाला भी है, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करके भले एक पैसा देश की उन्नति के लिए अपना योगदान देता है, वो कर रहा है। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जब बात करती है तो बड़ा हंसना आता है इसके ऊपर। वो पार्टी जिसने भ्रष्टाचार की चरम सीमा, और 2004 में जब इनको सत्ता सौंपी गई थी तो देश तरक्की कर रहा था। 8% से हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी, 7% से हमारा एग्रीकल्चर, 9% से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ कर रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या हाल किया? ठीक है अभिजीत जी। अशोक जी 2 मिनट जरा मुझे बहुत दीजिए। बहुत स्वागत। आशा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। पहली तो बात, मुझे कल तक लगता था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेता और प्रवक्ता हैं, ये शायद कहीं अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, लेकिन इनकी बातें सुनकर अब तो ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये जो हार की सुगबुगाहट है उससे आने वाले वक्त में इनका वजूद जो है वो भी शायद राजनीतिक तौर पर कहीं ना रहे। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अभिजीत जी पिछले 10 मिनट से? क्या बताना चाहते हैं? पिछले 10 साल से सत्ता में ये लोग हैं, इस देश का नहीं, इस दुनिया का नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया। उन 20 कंपनियों से कई 100 करोड़ खाए, जबकि ये गौ माता के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी है। और जब बात आती है, घुमा फिराकर कांग्रेस पर आते हैं। 10 साल पहले क्या हुआ? आपने 10 साल राज किया, आपने क्या किया? और आज अगर बात आपने विषय रखा है मोदी जी की आमद का, तो मैं आशा जी आपसे पूछता हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर मैं आज आपके इस चैनल पर यह कहना चाहता हूँ, साल 2014 में जब बाढ़ आई थी तो बतौर संपादक मैं वहां पर गया हूँ बाई एयर, और मैंने देखा है वहां जाकर आज भी 3 से 4 शव जो है वो सद्दल की जमीन में दफन है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने बाद में मुकर कर दिखा दिया कि हमने गोद लिया है कि नहीं लिया है। जगदीश जी, ये आप लोगों आपने के पास ही टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था जिसकी वजह से ज्यादा समय अभिजीत जी को देना पड़ा है। जवाब दीजिए। नहीं, वो कोई जगदीश दिक्कत जी- नहीं है आशा जी, आप समय दीजिए इनको, लेकिन उत्तर तो लीजिए। बिल्कुल उत्तर दे रहा हूँ जगदीश जी, जरा सुनिएगा और आप कान दे खोल लीजिए। नहीं, के उसका जवाब लीजिए। सुनिएगा बाकी महाराज। इधर की नहीं उधर की अब कहा, अरे जवाब बताइए, जगदीश जी अगला क्या सुनिए, होता? अरे सुनिए जनाब, ठीक सबसे है, पहली तो जल्दी ये से, 2 आप गेस्ट तो मेरे इतने और बड़े भी वेट कर रहे हैं। आप तो इतने बड़े पत्रकार भी रहे हैं, तो इतिहास का नॉलेज आपको इतना कम रहेगा, मैं इसकी कभी भी अनुमान भी नहीं कर सकता हूँ इस चीज का। मुझे बताएं 2014 में जब बाढ़ आई थी तो किसकी सरकार थी? अरे भाई साहब कमाल करते हैं। यहाँ पर कौन था जनाब? उसकी बात करें, इधर कौन था? इधर आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अरे कैसी हद बातें कर रहे करते हो हैं? तो। आपके नेशनल वो मेरे कॉन्फ्रेंस के सर पे ओनर आप हमारे सर साहब पे उस समय डालेंगे। जब, अरे सुन लीजिए ना 10 सालों जनाब, से सत्ता में तो कौन है? सुन एक लीजिए ना एक जनाब, मिनट, सुनने में आपको डॉक्टर जवाब दे रहा हूँ, जितेंद्र सुनने को सिंह तैयार हो किसका कि नहीं आप? 2014 में यहाँ पर आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अरे थी, हद करते जब हैं। उमर साहब पूरा कश्मीर पानी में झूठ डूबा की हुआ भी क्या था, होती है जब आशा जी? कश्मीर पूरा पानी में डूबा हुआ था, उमर साहब हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर चढ़े थे और कश्मीर की टीन वाली छतों पे ब्रेडें फेंक रहे थे। आपकी सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं थी चलिए, यहाँ ठीक है, हो पर। गया। तो कम से कम सोए जी। सच्चाई बताइए लोगों को, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। 40 झूठ के मिनट पकौड़े से आप दो लोग लोगों कर में लिए, ही नहीं डिबेट खरीदे हो आपके रही है। पकौड़े। ठीक है, हो गया अभिजीत जी। वो सोए लाशें जी। 10 सालों से दफन अरे है। छोड़िए, वो आपने पूछिए झूठ के इनसे। पकौड़े कोई खरीदने वाला अशोक नहीं जी है। आ रही हूँ मैं। बात ऐसी है, MP इनका था, हमारे वो भी जैसे PMO में बैठा था। डॉक्टर साहब हमारे बातें करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से जम्मू की जनता को बता रहे थे कि किस तरह से हम अपने मैनिफेस्टो को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से हम पूरे भारत में अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे और 15 लाख हर महीने अकाउंट में जाएंगे, है तो ये तो मैनिफेस्टो हवा में रहा और एक ये जुमला ही बन के रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनका तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। यहाँ तक बात रही भ्रष्टाचार, इनका तो 10 साल में इन्होंने तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में 16,000 करोड़ का जो घपला किया वो अभी तक जनता भूली नहीं है और इनसे जवाब मांग रही है और अशोक इनके जी। पास जवाब है नहीं। ठीक है अशोक जी, आवाज आ रही है अशोक जी? ये इलेक्शन का समय है, इसमें मैं याद करवाना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि जब रियासत को तोड़ा और कहा कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम स्टेटहुड वापस करेंगे और लैंड जॉब गारंटी भी उससे हमें आएगी। लेकिन आज क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं और
ये तो माना जा सकता है कि अब हालात नॉर्मल हैं, तो स्टेटहुड की गारंटी कब आएगी, कब लैंड और जॉब की गारंटी हमें मिलेगी? अब जो 1.5 लाख नौकरियां सरकार और पब्लिक सेक्टर में खाली पड़ी हैं जम्मू कश्मीर में, इनको कब भरा जाएगा? और जो हमारी ग्लोरी है, जो हमारी डिग्निटी है, जो हमारा प्राइड है, उसको छीन लिया गया है, वो कब तक रिस्टोर होगा? मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न है। ठीक है, जगदीप जी। जी आशा जी, बिल्कुल मैं दो चीजें यहाँ पर बड़े साफ साफ शब्दों में आशा जी कहना चाहूंगा। पहली तो बात देखिए, जिस तरीके से अभिजीत जी बात करते हैं, बड़ा दुख और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनता को मूर्ख समझते हैं। अभी मैंने बात की कि 2014 की बाढ़ आई, तो देखिए कैसे अपनी जिम्मेदारी को कांग्रेस पे मरने की कोशिश है। पर आप मुझे ये बताइए कि 2014 क्या बात करते हैं आप? नहीं, आप मेरे बीच में बोल रहे थे, आप चलो लोगों को इतना बता दीजिए कि 2014 में पहले इंटरप्ट मत कीजिए, पहले सवाल सुनिए। हाँ, अभी करेंगे। पहले आशा जी मुझे बात पूरी रखने दीजिए। मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करूंगा। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वो पार्टी है आशा जी जो आज तक, अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 1 है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, कभी टोल प्लाजा से शहर को पाट देते हैं, और कभी ये अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर दुकानें तोड़ने पर आ जाते हैं। और अब ये बातें कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स के नाम पर। क्या किया इन्होंने जम्मू के साथ? और दूसरी बड़ी बात, अगर मोदी जी आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आशा जी, आप मुझे बताइए, आज उधमपुर जा रहे हैं ना, तो वो जो लोग सद्दल से उठकर आज उधमपुर के पास एक अस्तबल में रह रहे हैं और खाना बदोशों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनका क्या जवाब है इनके पास? चलिए, इनके तीनों के सवालों का जवाब दीजिए। सबसे पहले बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है, स्टेटहुड को लेकर बात हो रही है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो जनता यहाँ अस्तबल में रह रही है उसका क्या जवाब है? और 2014 की सिचुएशन को लेकर अब बीच में मत बोलिएगा जगदीप जी, अब तीनों इत्मीनान से आप सुन लीजिए, अब बीच में ना बोलिएगा, पूरी बात सुनिएगा। सबसे पहले ये सत्य सबको पता है कि उस समय चीफ मिनिस्टर उमर साहब थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम आपकी कांग्रेस से थे 2014 में जब बाढ़ आई थी। जरा इसका जांच, ये सबके सब जो लोग सुन रहे हैं गुलिस्तान को इस समय, आयशा जी को सुन रहे हैं, वो गूगल करके देख लें कौन था। और उनको ये भी पता होगा उस समय उमर साहब हेलीकॉप्टर से किस किस को ब्रेड फेंक रहे थे। अब आप कांग्रेस वालों को पहुंची होंगी, कश्मीर वालों को ब्रेड। क्या कह रहे हैं फिर? दूसरी बात, फिर देखिए बीच में बोलते हैं अपनी बारी, इसको खुद इनको बहुत मिर्ची लगती है। जगदीप जी, तो क्या उस वक्त उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये काम नहीं किया गया था जब बाढ़ आई थी कश्मीर के अंदर? 2014 का दिन आप गिनवा रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं तो आपकी भी तो स्टेट में सरकार थी। मैं आशा जी मान गया, मेरा एक सवाल है कि क्या डॉक्टर साहब दूसरा जवाब ले लीजिए अपने अनएम्प्लॉयमेंट का, जल्दी से जवाब अनएम्प्लॉयमेंट का जवाब ले लीजिए। 30,500 नौकरियां और आपके वाला टीडीपी का सवाल है। 30,500 चले, ये तो बेचारे खुद बेरोजगार हो गए, लेकिन जो रोजगार मिला है लोगों को उसका बात करेंगे। 30,500 बीच में ना बोलिए, 30,500 की नौकरियां, 30,500 नौकरियां, वो नौकरियों का मतलब नौकरियां, वो आपका वाला छलावा नहीं डेली वेजर वाला 800 रुपए पे जो लोगों ने 20 साल काम किए हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने व्यवसाय शुरू किए, और अनएम्प्लॉयमेंट की दर 6.7 से 5.4 और 4% पे रिकॉर्ड लोएस्ट है यहाँ पर। ये आंकड़े पीडीपी की तरह या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस में झूठ नहीं बोलते। 2014 में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से तमाम वो फंड्स आए जो डैमेजेस हुए थे, चाहे रोड, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स हुई थी, उनको रिस्टोर करने के लिए। अंद्रोला ब्रिज है राजौरी में जो 10,000 लोगों को कैटर करता है, वो ब्रिज तब बनने शुरू हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड ब्लॉक किए, गवर्नमेंट ने लिख के दिया, हाई कोर्ट में मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई, अभी तक उसका अप्रोच रोड नहीं बन पाया। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है कि गवर्नेंस नहीं है, बनकर कब तक तैयार हो क्या ये जाएगा? पैसा कहाँ चला गया है? लगभग 10,000 का आंकड़ा। चलिए देखिए जी, 2014 के तो इन्हीं से पूछिए जो यहाँ पर बैठे हुए थे सरकार के अंदर। हम तो अभी की बात करते हैं आपके सामने, अभी मैक्सिमम सड़कें, मैक्सिमम फ्लाईओवर्स, मैक्सिमम कनेक्टिविटी। चलिए रुकेंगे एक छोटे से। चलिए, तो कांग्रेस और बीजेपी यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र अपने अपने जारी किए गए थे। पहले 2014 में किस तरह से संकल्प पत्र, घोषणा पत्र रहा, उसके बाद 2019 में और आज 2024 में कांग्रेस की तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो सामने रखा गया। लेकिन आरोप यहां पर यह है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पाई हैं। सीधा सोहेब जी आप ही के पास आएंगे। देखो बात ऐसी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात जम्मू कश्मीर में बनाए,
मैं तो हैरान होता हूँ कि जिस तरह से ये कहते हैं कि हमने 30,000 नौकरियां दी हैं। अरे 5 साल में सिर्फ 30,000 ही नौकरियां आप लोगों के लिए, यहाँ पे कितने लाखों के हिसाब से नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। डेली वेजेस का यहाँ तक हालात है। अभी आप कहते थे कभी हमने बीजेपी में जो एक श्यामला गुप्ता जी की अलग से टीम बनाई है, कविंद्र गुप्ता जी की अलग से टीम बनाई है, अभी तक वो टीम ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया डेली वेजेस का। जो आज जो आप कहते हैं कि नहीं जी डेली वेजेस आपने अभिजीत मेरा नाम है ना, पहले सुन लीजिए ना, अभिजीत मेरा नाम है ना, डॉक्टर जी पूछ रहे पहले हैं सुन लीजिए, मैडम मेरा नाम ले रही है, डॉक्टर जी पहले सुन लीजिए, डॉक्टर जी पहले सुन लीजिए। जिस तरह से आप कहते हो कि एनसीओ पीडीपी पाई, एनसी के साथ तो आप केंद्र में हुकूमत में रहे हैं, वो गलती हमने आपके साथ भी की हुई है, पीडीपी के साथ वो गलती आपके साथ भी की है। उस हुकूमत का तो आपने चलिए हो गया, ठीक है हो गया अभिजीत जी जवाब दीजिए इस पर जल्दी से। जनता को फिर बेवकूफ बना रहे हैं। चलो हो गया जनाब आपका, अब सुन लीजिए जनाब, इनके एक मामा जी हैं, पार्टी के मामा बस जी, फिर मामा ले जनाब, या बीच में बुलवा लीजिए, आप इनसे बुलवा लीजिए ना, आप इनसे बुलवा लीजिए ना, इस तरह से तो समय खत्म हो जाएगा, फिर जवाब कौन लेगा? इस तरह से नहीं, इंटरप्ट बार बार नहीं करता। मैं अपनी बात करता हूँ, वजन से अपनी बात रखता हूँ। मेरा नाम अभिजीत जसरोटिया है, मेरा अभिजीत जसरोटिया नाम है, सुनिए कर बता रहा हूँ, सुनना, आप सुनिएगा, आप सुनिए जनाब। सबसे पहली बात ये आती है कि जो आपके मामा जी थे जिन्होंने अपने बेटे को जबरदस्ती उसी उसमें भी आऊंगा ना, पहले जो बैकडोर अपॉइंटमेंट है, बैकडोर अपॉइंटमेंट तो सुन लीजिए, क्यों मिर्ची लग रही है भाई, क्यों मिर्ची लग रही है, सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए मिर्ची लग रही है, सच्चाई बता रहा हूँ इसलिए मिर्ची लग रही है, सच्चाई बता रहा हूँ कि अपने भांजे को मामे को जबरदस्ती शर्मा जी ऑफिसर बना दिया, उसके बाद आपके एलसी ने नीचे उतार दिया, शर्म नहीं आई आपको किसी का? कैसे बन के केएस ऑफिसर आपके 2.5 लाख की बैकग्राउंड, एक मिनट, 2.5 लाख की बैकग्राउंड पार्टी बताएगी, 2.5 लाख की बैकग्राउंड पार्टी बताएगी। इन दोनों की आवाज को डाउन कर दीजिए प्लीज, दोनों की आवाज को डाउन कर दीजिए प्लीज, दोनों की आवाज को डाउन कर दीजिए। अशोक जी, मौका दिया था। जगदीप जी मैंने आपसे बात उस वक्त पूछी थी लेकिन आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया है, शायद आवाज नहीं आ पाई थी आपकी। अशोक जी आ रही हूँ मैं आपके पास। जगदीप जी, सड़क, बिजली और पानी, 3 चीजों की अगर हम ग्राउंड सिचुएशन देखें तो हाईवेज में तो कंस्ट्रक्शन हो रही है और बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो लिंक रोड्स हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। अगर आप डोडा, एरसबाइल डोडा में देखेंगे तो एक्सीडेंट्स पहले से 4 गुना बढ़ गए हैं और कोई कदम नहीं उठाया जा रहा उसको रोकने के लिए। और दूसरा पानी का, जो डेली वेज हैं पीएचई के, जो बेचारे रेगुलाइजेशन के लिए कब से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे आज जीआर काटी गई है कि तुम पैसे दे दो, वाटर टैक्स दे दो। जगदीप जी हाँ, लेकिन उनके घर में अपने ठीक है अशोक जी, घर में पीएचई वालों के नलके नहीं लगे हुए हैं, ठीक है जिसमें नलका ही नहीं लगा, मैं एक ही सवाल, एक ही प्रश्न और करना ठीक है। तो ये सवाल हमारा अशोक जी ठीक है, आ रही हूँ मैं वापस। देखना चाहिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको ये ब्रीफ होना चाहिए और वो जरूर इस पर टिप्पणी करें। ठीक है जगदीप जी। आशा जी मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, अगर डॉक्टर अभिजीत साहब इसका उत्तर दे दें पूरी ईमानदारी से तो मैं समझ जाऊंगा कि भाजपा का ये आरोप सही है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप मढ़ा कांग्रेस पर कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उसमें मुस्लिम लीग की बू आती है। मेरा सवाल ये है कि सन 1942 में इन्हीं के जो वैचारिक पुरखे थे, हिंदू महासभा जब सिंध में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर बैठी थी और जब भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर पहला अध्यादेश आया था तो इन्होंने बाइकाट तक नहीं किया। ये वो लोग हैं मुस्लिम लीग को लेकर बात कर रहे हैं, पानी को लेकर अशोक जी बात कर रहे हैं और एजुकेशन को लेकर तो बार बार पीडीपी बात कर रही है और डेली वेजर्स को लेकर। जल्दी से जवाब देखिए, मैं हर एक चीज का एक एक करके फिर ये बीच में बोलना शुरू हो जाएंगे ना, मैं एक एक चीज करके आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का आपने उत्पीड़न किया हुआ है। एक एक करके आपका जवाब दो, सुनिएगा इत्मीनान से। सबसे बड़ी बात यह कि गुलिस्तान जम्मू कश्मीर में आज जो सबसे ज्यादा देखा जाता है उसमें मैं एक सत्य बताता हूं। 2014 के बार आप फ्लड्स की बात करते हो, सबसे पहले 2014 के फ्लड्स आए तो उसके कारण डिवेस्टेशन क्यों हुई जनाब आपको बताता हूं। महाराजा साहब सबसे बड़े विजनरी इंसान थे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने आज से 100 साल पहले ही उसके फ्लड चैनल्स बनाकर रखे थे, लेकिन आपके और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने वो सारे के सारे चैनल्स के अंदर जो लोगों के अति
अतिक्रमण और अपने रिश्तेदारों को वहां पर जो जमीनें बांट दी और मकान खड़े हो गए, उसके कारण कम सबसे शब्दों में ज्यादा जल्दी से आया। जवाब दीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कौन कसूरवार है। उसके बाद यहां पर उस समय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे और ताराचंद जी आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो कम से कम अब ये फिर से कभी भी 2014 के फ्लड्स वाला झूठ न बोलिएगा लोगों के आगे। अच्छा जी, मेरे दूसरी सवाल बात मैं का आपको जो जवाब बताना चाहता हूं, सबसे जरूरी बात समझिए कि इस देश का विभाजन किसने किया है? टू नेशन थ्योरी अंग्रेजों की किसने इंप्लीमेंट की? आप लोगों ने इंप्लीमेंट की पूछिए, आप जनाब। सरकार आप लोगों में को थे नेहरू कि जी को नहीं? तब भी तरस नहीं आया जब अमृतसर से पूरी कटी हुई ट्रेन यहां पर आई अशोक थी जी। और महिलाओं के कि वक्स्तों नहीं तक काट दिए गए थे। मुस्लिम छोटे छोटे बच्चे उन कटे हुए वक्स्तों से दूध पी रहे थे। अशोक आपको जी। तब भी नहीं आई शर्म जनाब, तब भी शर्म नहीं आई आपको। आपने देश को अशोक बांटकर जी। जो हालत की, आज आप मुस्लिम लीग ठीक का है, नाम हो ले, गया। किसी का नाम ले, ये अशोक सब जी। कसूरवार आप हैं। हजारों लाखों लोगों की जिनकी जान चली गई केवल और केवल ठीक है, हो गया अभिजीत जी, आप सुन लीजिए। बनना चाहते, अशोक जी। सत्ता का लालच था आपको। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, क्या उनको ये ब्रीफिंग होगी? चलिए यहाँ जवाब दीजिए कि इतनी ब्रीफिंग की disturbance जाएगी है। कि किन अशोक चीजों जी, की जरूरत है जनता को। ये प्रधानमंत्री उन प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में ना पता हो। ये प्रधानमंत्री उस समय भी आया था जब यहाँ के टेररिस्ट धमकी दिया करते थे, जिसने माँ का दूध पिया तो लाल चौक पे तिरंगा फैलाकर दिखाए। तो ये वो प्रधानमंत्री जगदीप जिसने जी। उस समय भी टेररिज्म के जब पीक पे टेररिज्म था आपके एक-एक करके। कांग्रेस के टाइम पर, तब भी उसने ठीक है, हो गया लाल चौक पे अभिजीत जी। तिरंगा, तो उसको पूरा जम्मू जगदीप जी। कश्मीर का उसको मुझसे और आपसे ज्यादा पता है। अभिजीत भाई बस करो, अब बहुत हो गया आपका। अब सुनिए आशा जी, दो बातें मैंने पूछी। एक मैंने सदल का पूछा, इनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरा इन्होंने मुस्लिम लीग पर बता तो दिया टू नेशन थ्योरी, और किसकी बताई ऐसा आपको मैंने एक मैंने? सीधा सवाल पूछा ना, उसका सीधा जवाब दीजिए। आप सरकार में थे कि नहीं थे, बस इतना बताइए। और आपने बाइकआउट तक नहीं किया था। आपने देश का विभाजन किया था कि नहीं किया था? सत्ता पाने के लिए पहला प्राइम प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने पाकिस्तान क्रिएट करवाया था कि नहीं करवाया था? इसका जवाब जनता को दीजिए। आप जब दीजिए ये जवाब दीजिए। जिन्ना तो उनके परम मित्र थे, जिन्ना तो बाइकर बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी से ग्रसित थे, जो उस जमाने में उनका इलाज नहीं होता था। जिन्ना ने कहा था पहला प्रधानमंत्री मुझे बनने दीजिए क्योंकि मेरे पास 6 महीने की जिंदगी रह गई है। लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, मुझे पहला प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए 2 नेशन बनाए गए, इसीलिए 2 नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट किया गया। सत्ता का लालच आपको सोहेल जी। 1947 सही था। ठीक है, हो गया। क्यों बैठे थे जिन्ना की गोद अब में? सच्चाई जवाब सुन के दीजिए। आपको मुश्किल ठीक है, होगी। ठीक है। क्यों बैठे थे जिन्ना की गोद में? जवाब दीजिए। याद है अडवाणी जी ने क्यों बनाई थी एक ही सरकार? बात कहते थे, जिन्ना जी एक सेकुलर नेता हैं। बातें कर रहे हैं। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए जो आज आप बात करने जा रहे हैं। जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से अशोक चौहान जी और जिस तरह से अजीत पवार जैसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वो देशभक्त हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन। अच्छा, तो आप जो अबू दुर्दाना की शादी करवाते हैं, अबू दुर्दाना की जो बराती बनकर रिश्ते गुस्तावे खाते हैं, अबू दुर्दाना के रिश्ते, अबू दुर्दाना के रिश्ता करवाने वाले, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन लगातार पूरा विपक्ष हमलावर है और ग्राउंड की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जी रही है, इस तरह से उनका आरोप है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल जब उधमपुर में पहुंचते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर बात होती है और कौन सी बड़ी घोषणाएं रहती हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।